ठीक है, हम लोग कुछ डाउट्स ले रहे हैं आपके पास चैप्टर 9 के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 डाउट का है, गर्वित का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल। मतलब एक 1.6 मीटर टॉल जो है एक स्टैचू है। तो एक 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है। ओके, वो एक पेडेस्ट्रियल के ऊपर टिका हुआ है। तो ये आपके पास पेडेस्ट्रियल हो गया लगभग। ठीक है, या फिर आप एक काम के लिए मतलब डायग्राम इतना बनाने की, मतलब इतना पेडेस्ट्रियल बनाने की जरूरत नहीं है। वो वेल अंडरस्टूड बात होती है। यहाँ पे ये स्टैचू है और ये क्या है आपके पास, पेडेस्ट्रियल। ठीक है, तो 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, तो ये इसका जो हाइट है ये कितना है, 1.6 मीटर। ओके, और टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल पर है वो। अक्षरा कंटिन्यूअसली यू आर टॉकिंग अगेन। नहीं, मैं बता रहा, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है आपका शुरू हो जाता है मामला। फ्रॉम अ point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of top of pedestrian is 45। बोला ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है और उससे स्टैचू के टॉप को एनालाइज किया जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो पाया जाता है वो कितना है गर्वित, किताब निकाल लीजिए बाबू। 60 डिग्री। और पेडेस्ट्रियल के टॉप को देखा जाता है 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पाया जाता है आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, मतलब ये ऑब्वियस बात है, जो छोटा वाला होगा वो 45 है, जो बड़ा वाला है कंप्लीट वो कितना है आपके पास 60 डिग्री। नेमिंग हम कर देते हैं इसमें ए बी, यहाँ पे सी और ये डी। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है वो देखिए। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। इस पेडेस्ट्रियल की हाइट पूछी गई, तो मैं तो ये कह रहा हूँ इसको एच मान लीजिए। अब इस ट्राइंगल, इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल्स इन्वॉल्व है, राइट एंगल ट्राइंगल बताइए, दो। तो ऑब्वियस सी बात है दो वेरिएबल भी होने चाहिए। ये जो नीचे वाली साइड है, देखो भाई कैसे पता चलता है कि किसको मानते हैं, हम उस साइड को मानते हैं जो दोनों ट्राइंगलों में आ रही होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं बी डी को वाई नहीं मानूंगा या एक्स नहीं मानूंगा, क्यों, क्योंकि बी डी सिर्फ छोटे वाले ट्राइंगल में ही है, बड़े वाले ट्राइंगल में तो इसका कोई खास रोल भी नहीं है। ये सेकंड टाइम का बन जाएगा तो उसके लिए इसको भाई, इसको अगर आप ले लेते हैं तो एक वेरिएबल में, एक में तो आपको दो दिख रहे हैं, और जो दूसरा वाला है उसमें आपके पास एक है, और यहाँ नीचे का आपने कुछ दिया भी नहीं है हिसाब किताब। मतलब अगर आप इसको देने लगे तो भाई यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, फिर तो ये जेड हो जाएगा, फिर तो ये 5-4 वेरिएबल हो गए। ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी डी नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो उसमें वैसे भी साइड देने का कोई फायदा है भी नहीं। तो ऑब्वियसली बात है ऐसी साइड को आप नाम देते हैं जो दोनों में। और ज्यादातर मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिग्नो के जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्यादातर बेस और हाइट, परपेंडिकुलर और बेस पे काम सारा का सारा। और आपको जो क्वेश्चन आएगा वो भी इसी तरीके का हो। अगर केस स्टडी आ जाए तो एक अलग बात है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये वाला जो टाइप है आपके पास, ये कौन सा टाइप है भाई, 3 छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए कितने वेरिएबल मिसिंग है। बड़े वाले ट्राइंगल में गौर करें तो कितने हैं, दो। कौन सा टाइप है, स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में जाना चाहिए गर्वित, इन ट्राइंगल बीसीडी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा गर्वित, ए सी डी। भाई मेरे को इस चैप्टर में से डाउट नहीं चाहिए, और आप ले लीजिए आपके जितने डाउट्स हैं, उसके बाद मुझे फिर आपकी तरफ से कोई डाउट नहीं चाहिए इसमें। ये मैं कोई क्वेश्चन दूं आपसे ना हो, आपके डायग्राम ही ना बने, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। डायग्राम तो हर क्वेश्चन का बनाइए, हर क्वेश्चन का। आज जाके सारे क्वेश्चनों के डायग्राम बना देना, कम से कम सॉल्व देखेंगे, डायग्राम बना दीजिए। क्विक रिवीजन है इस चैप्टर का। ठीक है, और इसमें से नंबर मिलते ही मिलते हैं गारंटीड, कहीं कोई नंबर नहीं घटता इसमें। तो बीसीडी में जा रहे हैं। हाँ भाई, कौन सा वाला, 1045 कितना हो जाएगा आपके पास, बीसी अपॉन में 1045 कितना है 1, बीसी एच, सी डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स इक्वल टू एच। इन ट्राइंगल ए सी डी 1060 1060 की वैल्यू, ए सी की वैल्यू एच प्लस सी डी कितना है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं
रूट 3h h लगा देंगे अब h की जगह x लिख सकते हैं, x की जगह h, आप कुछ भी डिसाइड कर लीजिए, बताओ क्या करना है। x की जगह h पुट x इक्वल्स टू में h, तो यहाँ पे आपके पास √3h इक्वल्स टू में h प्लस 1.6। गर्वित आपने डायग्राम नहीं बनाता या क्या दिक्कत क्या थी, सॉल्व नहीं होता, डायग्राम नहीं बनाता। तो 1.6 मीटर स्टैचू है, वो एक पेडेस्ट्रियल के ऊपर टिका हुआ है। एक बंदा जो है ग्राउंड से पेडेस्ट्रियल के टॉप को एनालाइज करता है और स्टैचू के टॉप को एनालाइज करता है। तो स्टैचू के टॉप ऑब्वियसली बात है और ऊपर होगा तो ये 60 डिग्री है, पेडेस्ट्रियल का जो टॉप है वो 45 डिग्री। ठीक है, डायग्राम मस्ट है भाई, डायग्राम। ठीक है, इवन अगर मान लीजिए एग्जाम चल रहा है और आपको नहीं आता कुछ भी, तो भी सामने वाले को इतना कह दो कि बस मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का डायग्राम दिखा दे, अपने आप बना लूंगा क्वेश्चन। कुछ इस तरीके का दमखम रखो अपने अंदर। ठीक है, डायग्राम हालांकि आप खुद बनाए तो ज्यादा बेटर, बट अगर लास्ट के मतलब कुछ मिनट्स बचे हैं तो आप डायग्राम किसी और से देख लीजिए और फिर खुद स्टार्ट कर दीजिए कौन सा टाइप है। हाँ भाई, तो ये एच को इसके बाद भेज देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3h माइनस h इक्वल्स टू में, यहाँ पे h कॉमन निकाल लेते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। h को अकेला कर रहे हैं, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे उसको हम रैशनलाइज, तो √3 प्लस 1, √3 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ भाई, कितना हो जाएगा ये आपके पास, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज 2, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से काट दिया 1.6 0.8, तो यार ये हो जाएगा आपके पास 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास h निकल के आ गया और लास्ट में आपको हेंस जरूर लिखना है। ठीक है, हेंस करके जरूर लिखें, हेंस हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल, हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, गर्वित क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। और बताइए और कौन सा डाउट हो, बताओ भाई गर्वित। 10 तक कोई क्वेश्चन डाउट है तो बताइए, 10 तक इंक्लूडिंग 10, कोई डाउट नहीं है। प्रीत, कोई डाउट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 डाउट में है किसी के, बस देख लीजिए। अब आप लोग कसर छोड़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, और जबकि मैंने कहा था रिवाइज कर लेना, डाउट्स लेंगे, बट आप रिवीजन नहीं करके आए हैं, इसका मतलब या तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, तो प्रैक्टिस ही नहीं करके आया। हाँ भैया, कोई डाउट नहीं है, 11th इज नॉट इन द डाउट। थर्ड पूछा तो आप पहले 8 में, तो बताया नहीं। कॉन्ट्रैक्टर वाला है, 2 स्लाइड्स थी, एक बड़े बच्चों के लिए एक छोटे बच्चों के लिए। रीडिंग कर दें, क्वेश्चन डायग्राम बना दें, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन निहायत ही टुच्चू है, बस थोड़ा सा बड़ा है और अंग्रेजी है, हो सकता है अंग्रेजी में जिनका हाथ हल्का हो थोड़ा मुश्किल लगे। अ कॉन्ट्रैक्ट, हाइट कितनी है इसकी, 1.5। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 तरीके की स्लाइड इंस्टॉल कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 2 तरीके की स्लाइड इंस्टॉल कर रहा है, एक है आपके पास छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उस स्लाइड की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इंक्लाइंड जो है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, इंक्लाइंड टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से इंक्लाइंड है, एंगल बना रही है 30 डिग्री। अच्छा, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, और जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से बड़े, उनके लिए लगभग डबल है। ठीक है, तो एंगल 60 ऑब्वियसली बात है एंगल की भी बढ़ोतरी की गई है, 60 डिग्री का एंगल रखा गया है और 3 मीटर की हाइट रखी गई है। ठीक है, आप इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पर A B C, यहाँ पे नाम दे सकते हैं P Q R।
अक्षरा आप इधर आ जाओ, गर्वित के पीछे गो एंड सिट देयर। एक 1.5 मीटर है गर्वित, थोड़ा सा आगे होके बैठोगे। 1.5 मीटर, ये 3 मीटर, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ स्लाइड बताइए, मतलब आपको AC निकालना है और आपको यहाँ PR निकालना है, मतलब लेट इट बी X एंड लेट इट बी Y। आपको लेंथ ऑफ स्लाइड बतानी है उसका। तो आप बताइए पहला वाला जो ट्राइंगल है, दोनों टाइप बना है। कौन सा टाइप है? टाइप बना है दोनों। टाइप 1 है भाई, एक ही ट्राइंगल है, एक ही चीज मिसिंग है, वही निकालनी है। से साइड दे रखी है, एंगल दे रखा है, पहले बताओ कौन सा ट्रिग्नो से इक्वेशन बनाओ। साइन से क्यों? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज पूछा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, डाउट में है भाई, युवराज का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक द अपोजिट ऑफ द टावर। मतलब एक रिवर बहती हुई आ रही है और उसके एक तरफ जो है वो एक टीवी टावर लगा हुआ है और दूसरी साइड से मामले को देखा जा रहा है, ठीक है। अब ये आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, बल्कि हम रिवर को इस तरीके रिवर की चौड़ाई को हम इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। यार प्लीज यार यहाँ ध्यान दे, हंस लो तुम पहले। सबसे पहले डाउट ले लो ऊपर। और यहाँ पर एक टीवी टावर स्टैंड है, ठीक है, एंड फ्रॉम द अपोजिट बैंक, ये रिवर है आपके पास, ठीक है, ये रिवर की चौड़ाई है और यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपके टावर के टॉप के लिए। हालांकि डायग्राम दिया हुआ है आपको, बट मैं तो जो लिखा हुआ है उससे डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का पाया गया है इस पॉइंट से। अब बोला गया है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर। बोला फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही 20 मीटर अवे। अब भैया आप आगे जाओगे इस केस में, पीछे जाओगे भाई, देखो दो चीजों से पता चला। पहली बात, आप रिवर के अंदर नहीं जा सकते, थोड़ा लॉजिकली सेंस बनाता है मामला। मतलब अब बीच में आपका कैनाल है, रिवर है, तो ऑब्वियस बात आप कैनाल के अंदर थोड़ी खड़े होकर देखोगे। अब दूसरी चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ वो चीज भी डिपेंड करता है। मान लो 60 डिग्री था और ये चल के अगर हम थोड़ा सा और आगे पहुंचते, मान लीजिए 75 डिग्री हो जाता, दूर थोड़ी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, नजदीक आ रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन से भी पता चलेगा। अवे लिखा है उससे भी एक सेंस लगता है, और थोड़ा लॉजिकल सेंस ये भी है कि भाई रिवर के अंदर नहीं ले जाएगा आपको, ठीक है। तो 20 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है तो वो बनाया गया है 30 डिग्री का। यहां कितने डिग्री का था? 60 डिग्री। उसका 20 मीटर पीछे चले गए। अब एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है, वो है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको हाइट ऑफ टावर बताना है, तो मतलब ये चीज बतानी है, और एक आपको विड्थ ऑफ द कैनाल भी बतानी है, मतलब ये चीज भी बतानी है। अब आप ही बता दीजिए कौन सा टाइप है। डायग्राम तो बना ही हुआ था, तो डायग्राम में तो इश्यू आना नहीं चाहिए युवराज, लैंग्वेज में प्रॉब्लम था है? अब समझ में आया आपको? एक रिवर, ठीक है, उसके बिल्कुल अपोजिट एक साइड तो टावर है, अपोजिट साइड में आपका वो पॉइंट है जहां से आप देख रहे हो, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब 20 मीटर आप और पीछे चले गए, अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, ठीक है। आपसे पूछा गया है विड्थ ऑफ कैनाल, मतलब ये चौड़ाई बतानी है, और आपको हाइट ऑफ टावर भी बताना है। छोटे वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो कितने वेरिएबल मिसिंग है? दो। बड़े वाले में देखेंगे कितने हैं? दो। कौन सा टाइप है? टाइप 3 में दोनों इक्वेशन निकालते हैं, एक वैल्यू को दूसरे उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स को एच के टर्म्स में, एच को एक्स के टर्म्स में, जो भी आप बोले तो मैं करके दिखाऊं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। हालांकि ऑलरेडी डन है ये सब, आप देख भी सकते हो प्रीवियस वीडियो में भी, ठीक है। चलिए और बताइए, और कोई डाउट है? अप टू 13 कोई डाउट नहीं है किसी का भी? श्योर?
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, बलून वाला। ये कल ही किया था वैसे तो, बट चलिए कोई बात नहीं। बलून का एक क्वेश्चन है, देखिए प्लीज यहाँ देखिए। बलून का क्वेश्चन याद है कुछ निशान, बताइए। बिल्कुल 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी। हाँ जी, इसने एक बैलून उड़ाया, इसने बलून नहीं उड़ाया, इसने बलून ऑब्जर्व किया। 52 मीटर लंबा। बहुत बढ़िया। उसकी, हाँ मतलब उसकी जो हाइट थी वो ग्राउंड से 52 मीटर ऊंचा होगा। 88.2 मीटर थी। गलत कह रहा हूँ, ये तो सीखा तो। उस बलून की हाइट जो है वो 88.2 मीटर थी। कुछ इंस्टेंट के बाद लड़की दोबारा इस, मतलब पहली बार जब इसको ऑब्जर्व करती है 60 तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है। अब कुछ इंस्टेंट के बाद ये बलून, सॉरी हाँ 60 डिग्री का, सॉरी कुछ इंस्टेंट के बाद बैलून हवा से पीछे जाता है। बिल्कुल। हॉरिजॉन्टली ये बलून और मूव करता है और ये थोड़ा सा दूर चला जाता है। और अब जब लड़की इसको ऑब्जर्व करती है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन पाती है। ठीक है। अब इस बलून की जो एक्चुअल हाइट है वो यहां से लेकर यहां तक मामला दिया ही हुआ है आपको, और वो है 88.2 मीटर। बट लड़की की हाइट भी इंक्लूड है। हाँ जी, अब अगर हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लें तो, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं वो तो इस लड़की की हाइट से ऊपर बन रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 88.2 में से ये जो 1.2 है इसको आप माइनस कराएंगे, तो यार ये वाली जो हाइट है आपकी, ये आपके पास रहेगी खाली 87। देखो थोड़ा सा ना डायग्राम को अच्छा बनाएं जिससे आपको प्रॉब्लम ही ना हो। जितना अच्छा अगर डायग्राम बनाएंगे उतना बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, और जितनी इन्फो आप देना चाहें उसमें दीजिए ताकि आपको वो बार बार लिखनी ना पड़े। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसकी नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ बी, ये सी, ये डी, यहाँ पर ई, ये एफ, ये जी और ये एच। अब ध्यान रखिएगा ट्राइंगलों की ही बात होनी चाहिए, वेरिएबल भी उधर ही सेट करेंगे। आपसे नहीं, नीचे भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू फंड का कंफ्यूजन बनता है। अब आपसे पूछा गया बलून कितना आगे चला गया जब तक उसने दोबारा देखा था, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मतलब ये ई डी निकालना है। इतना ही तो आगे बढ़ गया, तो इसे ही हम एक्स मान लेते। अब पता तो आपको ये वाला भी नहीं है क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व होगा, तो इसे हम लेट इट बी वाई मान लेते। अब आप गौर करिए ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है जिसमें 60 डिग्री चल रहा है मामला ए बी ई, इसमें वाई मिसिंग है बस। जो बड़ा वाला है उसमें एक्स और वाई दोनों मिसिंग है। कौन सा टाइप है ये? टाइप। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए। तो सबसे पहले एन ट्राइंगल ए बी ई, कौन सा ट्रिग्नो? 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ई अपॉन ए ई, बी ई अपॉन ए ई। हाँ भाई, और दूसरा वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी डी। हाँ भाई, कितना हो जाएगा आपके पास? कितना हो जाएगा यहाँ पे? सी डी अपॉन 1060 की वैल्यू। बीई कितना है आपके पास? 87। ए ई कितना है? पूरे इक्वेशन में एक वाई मिसिंग है बस। 1030 की वैल्यू कितनी है? सी डी की वैल्यू, एडी की वैल्यू, कितने वेरिएबल मिसिंग है? इसमें से मेरे ख्याल से वाई निकाल लेना चाहिए, इसमें प्लेस कर देना चाहिए, एक्स भी निकल जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो y और √3y आ जाएगा भाई यहाँ पे इक्वल्स टू में 87। फिर आप y को अकेला कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 87 अपॉन √3। भैया क्या रैशनलाइज कर लें? भैया आपकी मर्जी है, रैशनलाइज करना है कर लो, नहीं करना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। आप बोलो करूं नहीं करूं, आप बता दो। वैसे मेरे ख्याल से आपसे जो पूछा गया है वो x पूछा गया है, तो y की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के भी कुछ खास फायदा है नहीं, बट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, गलत नहीं है, तो करेंगे हम। आइए कर दो। 87√3 तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? √3 और √3।
तो यहाँ हो जाएगा 3 से कट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 9 3 जा। अब इसको इधर प्लेस कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 29√3 इसे प्लेस कर रहे हैं 1 अपॉन में √3 इक्वल्स 87/x plus 29√3 बिल्कुल 29√3 इसको क्रॉस कर रहे हैं x plus x प्लस में 29√3 29√3 इसको उधर भेज देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये माइनस हो जाएंगे बिल्कुल, और ध्यान रखिएगा रूट वाले जब माइनस होते हैं तो रूट के अंदर वाले माइनस कभी नहीं होते, रूट वाले बाहर वालों का माइनस ही उसको कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 87 में से 29 गए तो कितना बच गया आपके पास 58 बिल्कुल, ये x निकला है आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपको हेंस करके लिखना है, हेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास 58, ठीक है। उमंग क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 3। इसको करें इससे पहले एक कंसेप्ट थोड़ा सीखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है हिसाब किताब। इस देखो कराने के इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक और तरीका भी है, सिमिलैरिटी से भी करा देते हैं टीचर्स इसको, ठीक है। बट मैं आपको कहूंगा कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री में हैं और एप्लीकेशन और ट्रिग्नो में है तो सारे क्वेश्चंस को एक ही फॉर्मेट से करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें ये सिमिलर लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मेरे को तो वो चीज जस्टिफाई भी नहीं करती, क्योंकि आप उस मतलब टाइम को कंसीडर करते हैं वहां पर, तो थोड़ा सा अटपटा सा है मतलब करने का तरीका उनका। बट तो मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ उसको गौर करो, हालांकि टीचर जिस तरीके से कराएंगे उसको भी हम क्लियर करा देंगे कि देखो ऐसे भी करा देते हैं टीचर, सिमिलर क्राइटेरिया यूज करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तीन चीजों का रिलेशन है आपस में। इसमें से अगर कोई भी दो मिल जाए आपको तो तीसरा निकाला जा सकता है, राइट। मतलब मैं अगर डिस्टेंस और स्पीड दे दूं और टाइम पूछूं तो भी निकाल सकते हो। और बहुत ही सिंपल फंडा है, आपने टाइम को उधर भेज देना है ना, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। या फिर आप इस तरीके से भी समझिए, स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर, टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है आवर, मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूं, ठीक है। और जो डिस्टेंस की जो होती है वो होती है किलोमीटर। तभी तो आप स्पीड लिखते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस का तो हो गया किलोमीटर और टाइम का क्या हो गया आवर, तो स्पीड की यूनिट क्या बन जाती है। यार एक बात बता, इन जनरल बता रहा हूं, टाइम ऑब्वियसली बात है सेकंड्स में होता है, आवर्स में नहीं होता क्या टाइम, पूछ रहा हूं। आप सेकंड में रख के कर लो, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट की बात करें अगर टाइम की तो वो सेकंड होती है, आवर नहीं होती है, ठीक है। बट आप किलोमीटर पर आवर की मैं यहाँ पे सिचुएशन आपको क्लियर कर रहा हूं, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई स्पीड का जो फॉर्मूला है ना, अगर बच्चे को याद नहीं है, अगर बच्चे को याद नहीं है तो भी वो खुद जनरेट कर सकता है। कैसे, स्पीड हमेशा आती है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर कहां से आया होगा डिस्टेंस से, आवर कहां से आया होगा टाइम से, तो स्पीड इक्वल टू हमेशा क्या होगा डिस्टेंस। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, ठीक है। किलोमीटर पर आवर मतलब ही है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा जिसमें सिर्फ टाइम हो, जिसमें सिर्फ क्या हो टाइम, अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है किलोमीटर, स्पीड का यूनिट क्या होता है किलोमीटर पर आर। अब आप खुद थोड़ा सोचिए, अगर मैं इसको अपॉन में लगाता हूं तो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, लेकिन ये आवर कहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में, भाई पर है ना, मतलब देखो ना ऐसा कुछ है ये, और फिर किलोमीटर है ना। भाई अगर हम स्पीड को ऊपर रखते हैं और डिस्टेंस को कहां रखते हैं नीचे, तो आप खुद सोचिए ना, स्पीड क्या लेके आया किलोमीटर पर आर, डिस्टेंस क्या लेके आया किलोमीटर। भैया ने बताया था ऊपर जब भारी होता है मामला तो ये नीचे आ जाता है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, लेकिन ये तो 1/आवर हुआ ना, तो ये तो गड़बड़ है, तो स्पीड का भी ऊपर नहीं है इस केस। इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है किलोमीटर, स्पीड का क्या है
किलोमीटर पर आवर, फिर ये घूम जाएगा तो आवर ऊपर आ जाएगा और किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा और आवर। तो इसका मतलब टाइम का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ना कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लॉजिकल भी सोचना चाहिए। अब आप भैया हमें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमेशा याद रहता है, हम उससे निकाल लिया करेंगे। ऐसा थॉट प्रोसेस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। लेकिन मैंने आपको बताया है हर फॉर्मूले अगर आप डिराइव करने लग गए तो पहले उसको लिखो, फिर उनका चेंज करो, फिर उनको दिखाओ, इससे बढ़िया समझ के ना लिख लो। ठीक है, तो अगर कभी भी अगर आपको टाइम निकालना है तो फॉर्मूला हमेशा क्या चलेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, अगर टाइम निकालना है तो। अच्छा, अगर डिस्टेंस निकालना है तो भाई स्पीड में होता है किलोमीटर पर आर, और टाइम में क्या होता है आर से आर कटेगा तो किलोमीटर, किलोमीटर से। सही है, थोड़ा सा यूनिट वाइज भी सोचिए कि फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, आइए डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं, डायग्राम से आइडिया लगाएंगे, क्योंकि ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 वेरिएबल नहीं बल्कि 3 वेरिएबल यूज होंगे, एक लौता क्वेश्चन, इसलिए ये प्रायोरिटी पे भी है क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप पूछें तो आया हुआ है, बट अब सीबीएसई बोर्ड इस क्वेश्चन को देता नहीं है। पहले थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता था पेपर में तो मतलब, तो वो बड़े क्वेश्चन में दे देता था इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बट हाँ आपके एग्जाम्स में आ सकता है PT2 या S7 SA2 जो भी है। ठीक है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो आपको लीड कर रहा है, ले जा रहा है टावर के फुट पे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक टावर बनेगा और एक हाईवे बनेगा जो आपको सीधा कहां ले जा रहा है, टावर के चरणों में। ठीक है, चरणों में पहुंच गए टावर, आगे बढ़ो। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। भाई ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोग अपने पेरेंट्स का वेट करते हैं, पापा जी स्कूटर से आ रहे हैं ऑफिस से, दूर से देखा छत पे खड़े होके, तो भाई यहाँ टावर पे खड़े हैं और एक कार आते हुए देखते हैं। ठीक है, और नोटिस करते हैं, मान लीजिए कार यहाँ पर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना चाहिए, सीधा एलिवेशन ही मत बना देना, पहले डिप्रेशन बनाइए और फिर उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करवा लीजिए, एलिवेशन। अब यहां से अगर कोई बंदा देख रहा है तो भाई हॉरिजॉन्टल तो बना लो पहले। डिप्रेशन बनाते टाइम बच्चे बस इसे ही भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल नहीं बनाते, फिर अपनी वो नजरें बनाइए, क्योंकि आप कार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो कार ऑब्जर्व करिए। अब आप बताइए आपका वो 30 डिग्री कहां बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए, कहां बनना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, जिन्हें नहीं पता होता वो नीचे वाला बना देते हैं। ठीक है, तो यहां बनेगा अब, और ये कितना एंगल है, समझ में? आइए दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। वो कार जो है वो टावर की तरफ ही अप्रोच कर रही है, मतलब पिताजी सीधे सीधे घर आ रहे हैं और टावर पे खड़े होके आपने उनको देखा, बिल्ड घर की छत पे खड़े होकर देखा, तो 30 डिग्री का एलिवेशन, 30 डिग्री का डिप्रेशन आपने बनाया। ठीक है, पापा जी का स्कूटर लगातार घर की तरफ बढ़ रहा है, आगे देखो क्या होता। 6 सेकेंड्स लेटर, अचानक आपने थोड़ी सी नजर घुमाई इधर उधर, नैन में टक्का किया, उसके बाद जब दोबारा देखा तो देखिए क्या होता। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब अब जो है वो कार जो है थोड़ी सी और नजदीक आ गई, और अब जब बंदे ने देखा डिप्रेशन तो 60 डिग्री का पाया। हम पहले मुझे बताओ, अच्छा चलो भाई हमने डिप्रेशन तो बनाया लेकिन उनको एलिवेशन में तो कन्वर्ट ही नहीं किया, तो यार ये वाला होगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर से, और यहां से लेके यहां तक पूरा आपका 60 है, तो यार ये वाला होगा 60। और बात सही भी थी, जितना नजदीक उतना एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा, सही भी तो है, सही है। आगे देखते हैं क्या बोला, और शायद कुछ ही क्षणों में पिताजी घर पहुंच भी जाएंगे।
ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, आपको टाइम बताना है उस कार द्वारा टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कि कार जो है अब यहां से बिल्कुल यहां पहुंच जाएगी फुट ऑफ द टावर पे, इसका टाइम बता दो। ऊपर 60 तो ज्यादा है। हाँ ये 60 ज्यादा है, सही कह रहे हो, हाँ, फिर नीचे तो इसका अल्टरनेट 60 ज्यादा हो गया। 60 तो पूरा नीचे पूरा ना हो। हाँ तो पूरा ही तो किया है। नीचे कह रहा है नीचे सोलर में देख। हाँ जी अब बोलो। नीचे पूरा अपना करते जाएगा और क्वालिटी में मेरे समझ में नहीं आया, पूरा क्या कहना चाहते हो, यहाँ तक करना चाहते हो? अरे ना ये कह क्वालिटी बनाना। अगर यहाँ तक कैसे टच कर दूं? अब कितना हो गया ये सीधी लाइन ना बन गई? अरे बोलो जो, हाँ बोलो। जब मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ, अरे नहीं नहीं मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, अरे नहीं यार मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। हाँ अब मैं बताता हूँ ना, अब ठीक है अब यार, नहीं कोई नहीं कोई दिक्कत सलाह दी पूरा सही है। नहीं। और अरे कोई बात नहीं बाबू, ठीक है ये 60 डिग्री है, यहाँ ये वाला ठीक है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचते ही हम भी सोचते थे भाई हमारे टाइम पे, अब आप सोच रहे हैं, डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये ए हो गया, यहाँ बी, यहाँ ये सी और ये डी। अच्छा यहाँ से यहाँ जो आप मतलब पहले 30 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री जब कन्वर्ट हुआ मामला, तो जो टाइम लगा था वो कितना था, देख के बताओ, 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद दोबारा देखा गया। ध्यान रखिएगा ये बीसी नहीं है, ये सिर्फ इस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम है। आपसे अब इस डिस्टेंस को कवर करने का क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, कि इस डिस्टेंस को कवर करने का कितना टाइम है। भाई पहले तुम डिस्टेंस तो निकालो, तभी तो तुम टाइम निकालोगे। अब बात सही है भैया, टाइम निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला बताया था हमें, फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया ना तो डिस्टेंस पता है, टाइम कैसे निकालेंगे, भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप इसमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करिए भैया, बट मतलब वेरिएबल का इस्तेमाल प्रॉपर आंसर आ जाएगा। हाँ क्योंकि यहाँ कटिंग है, अपॉन में है ना मामला, तो शायद वेरिएबल वेरिएबल कट जाएंगे और आपके पास नॉर्मल आंसर आ जाएगा। आपका जो फर्ज है वो बता देता हूं मैं, फर्ज आपका सिर्फ इतना है कि आप निकालिए डिस्टेंस, मतलब सीडी निकालो आप, और स्पीड भी निकालिए, मतलब आपको स्पीड भी निकालनी है, आपको डिस्टेंस भी निकालना है, चाहे वेरिएबल्स में निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, और उनको अपॉन अपॉन लगाइए जानबूझ के, और उससे क्या होगा, आपका डिस्टेंस और स्पीड के वेरिएबल आपस में कट जाएंगे और आपके पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, कैसे करेंगे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि ये माइंड सेट है हमारा इस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है जा सकता हूँ। हो बाबू मेरे ख्याल से आज एक ही क्वेश्चन किया है।